Hello everyone, welcome to the dynamic study. So this is the first quiz video for the environmental science students. और इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉल्स एट अ रेट ग्रेटर देन द ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, द एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या होगी अगर एटमॉस्फेयर लैप्स रेट ग्रेटर देन है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के। एटमॉस्फेयर लैप्स रेट को इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी बोला जाता है, यानी ELR इज ग्रेटर देन DLR। तो कंडीशन क्या होगी, वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि हमें आपको पता है कि गर्म हवा की जो टेंडेंसी होती है वो ऊपर उठने की होती है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हवा गर्म है कंपेरिजन टू इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ये हम देखेंगे। और किस तरीके से ग्रेटर देन है ELR, इसमें आप देखिए लेफ्ट साइड में जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट दिया हुआ है 1000, 2000, 3000 और 4000 मीटर पे, और इधर आपका दिया हुआ है 40 से 30 जो क्लाउड में दिया हुआ है, ये आपका एयर पार्सल है। अब इसमें देखिए 1000 मीटर पे टेम्परेचर कितना है 28, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट का इसका कितना है 30, डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 2000 कितना आ रहा है डिफरेंस 4, 4 कितना आ रहा है 10। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड सरफेस पे है और 1000 पे कितना हो जा रहा है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 12 डिग्री सेंटीग्रेड का। फिर ये कंटिन्यूसली 4000 मीटर तक जा रहा है, ये डिफरेंस कंटिन्यूसली 12 डिग्री सेंटीग्रेड का आ रहा है, और इसमें 40 से 30, 30 से 20 जो कितना आ रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। लेकिन इसकी वजह से इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया है, ज़्यादा हीट है। जब ज़्यादा हीट है एयर पार्सल तो गर्म है, और गर्म होने की वजह से उसकी एयर डेंसिटी हल्की है और वो ऊपर की तरफ उठेगा, और उसकी यही टेंडेंसी होती है। जब वो ऊपर उठेगा तो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर आपका अनस्टेबल होगा। दूसरा क्या है, इन्हेंसमेंट ऑफ द फिटनेस ऑफ रेसिपिएंट इंडिविजुअल बाय एक्ट दैट रिड्यूस द एवोल्यूशनरी फिटनेस ऑफ द डोनर इंडिविजुअल इज। अब इसमें पूछ रहा है कि ऐसा बिहेवियर होने पे, ऐसी कंडीशन होने पे निम्न ये क्या कहते हैं फॉलोइंग में से कौन सा जो चीज़ें हैं वो कौन सा बिहेवियर शो करेंगी, वो एल्ट्रिज्म का बिहेवियर शो करेंगी। अब एल्ट्रिज्म क्या होता है, एल्ट्रिज्म आप ये जानिए कि ऐसा बिहेवियर होता है कि जो अपनी जान को खतरे में डाल के दूसरी के लोगों की जान को सेव करता है, जो एक सेल्फनेस टाइप का बिहेवियर होता है। इसमें क्या होती है, आप बेस्ट एग्जांपल समझिए कि एक स्क्वायरल होती है जो कि आप आसपास देखेंगे, जब कोई कैट्स डॉग्स आते हैं तो एक तरीके का वार्निंग साउंड्स प्रोड्यूस करती है, और वार्निंग साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से आसपास की जो गिलहरी होती हैं सब वो ट्रीज़ पे या कहीं पे हाई रूप पे चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से बाकी तो सेफ हो जाती हैं, लेकिन उसके साउंड प्रोड्यूस करने की वजह से उस कैट्स का या डॉग्स का अटेंशन उस साउंड प्रोड्यूस करने वाली स्क्वायर चल जाता है, जिसकी जान खतरे में चली जाती है। यानी वो अपनी जान को खतरे में डाल के बाकियों की जान को सेव करती है। यहाँ पे और भी सारे भी इंटरेक्शन दिए हुए हैं पॉपुलेशन में। प्लस प्लस जो होता है वो बेनिफिट को शो कर रहा है, माइनस जो है वो हार्मनेस को शो कर रहा है, जीरो जो है न्यूट्रल है, किसी भी तरीके से शो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं शो कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्पेक्ट्रल बैंड पे डिपेंड करता है, रेसिडेंस टाइम्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डिपेंड्स करता है ये सिर्फ आपका स्पेक्ट्रल बैंड पे, रेसिडेंस टाइम पे और कंसंट्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट पे, यानी BTA। अब ये ग्लोबल पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रेफरेंस मान करके हम बाकी ग्रीन हाउस गैस को मेज़र करते हैं उसकी रेडिएटिंग फोर्सिंग के बेसिस पे। अब जैसे हम समझ लेते हैं कि एक टन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए मीथेन के कितने मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल के देख सकते हैं क्या दिया हुआ है इसमें कि 23 मॉलिक्यूल्स चाहिए आपके कार्बन डाइऑक्साइड के, तब जाकर कि वो इतनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे जितनी एनर्जी मीथेन अकेले एक मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। SFCs का सबसे ज़्यादा है 2200 मॉलिक्यूल्स, ये IPCC की रिपोर्ट्स है। अब चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, डार्सी लॉ ऑफ ग्राउंड वाटर मूवमेंट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। इसमें ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, इसमें पूछ रहा है कि डार्सी लॉ का जो ग्राउंड वाटर मूवमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के होता है सिंपल, या उसके स्क्वायर के होता है, या उसके स्क्वायर रूट के होता है, या उसका रेसिप्रोकल होता है। तो उसके हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको सबसे पहले दिया था इंजीनियर थे हमारे हेनरी डार्सी साहब ने, उन्हीं के नाम पर दिया गया था 1856 में। इसमें क्या होता है, इसमें फार्मूला है इसका Q इक्वल टू के DH/dl। जो DH/dl होता है यही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, फ्लो रेट जो है वो Q है, वो इसकी ही वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। पांचवा क्वेश्चन आपका है एल नीनो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन द ईस्टर्न
Indian Ocean around the Indonesia and Gulf of the Mexico. This increase is probably due to the increased rainfall, more nutrient flow, turbulence in the surface water. जो फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्टिवली इंक्रीज होती है उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? अल नीनो की वजह से दो ही चीज़ें होती हैं, तो बारिश ज़्यादा होगी, बारिश कम होगी। उसकी वजह से जो आपका सी का जो होता है उस SST बोलते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। उसकी वजह से न्यूट्रिएंट फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि इंक्रीज रेनफॉल तो होती है इस बेल्ट के एरिया में, और क्या होता है न्यूट्रिएंट फ्लो भी आपका बढ़ जाता है। अलिनो बेसिकली यही होता है कि पेरू का जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाता है, एनॉमलीज हो जाती है जो इंडियन बेल्ट तक आ जाती है, आपकी इंडियन ओशियन के बेल्ट तक और इंडोनेशिया तक आ जाती है। इसका हमारे साउथ वेस्ट मानसून पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है जो कि निगेटिवली होता है। इसका सीधा अपोजिट लानीना होता है जो कि हमारे मानसून को स्ट्रॉन्ग करता है। आप सीधा देख सकते हैं फिगर में, फिगर बी देखिए आप, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। बी में देखिए कि जून से अगस्त यानी जो हमारा साउथ वेस्ट का मानसून होता है ये हमारे इंडिया को येलो कलर यानी ड्राई बना दिया है, यानी साउथ में मानसून कमज़ोर हो गया, बारिश नहीं हो रही है, मानसून कमज़ोर हो गया। जब मानसून कमज़ोर हो गया तो दिसंबर से जो फरवरी का महीना है फिगर ए में वो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, गर्म हो जाएगा। बारिश नहीं होगी तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो पाता है और बना रहता है, हीट बनी रहती है। ये छठवां क्वेश्चन है आपका रिमोट सेंसिंग से जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, जो एक दो कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और सिंपल भी होते हैं। यूजिंग रिमोट सेंसिंग द हाइट मेजरमेंट ऑफ द ट्रीज विच माइक्रोवेव बैंड इज द मोस्ट सुटेबल। ये माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है जिसमें बहुत 3-5-6 बैंड्स होते हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा बैंड होता है जो ट्री हाइट को मेज़र करने पे सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो वो वही होगा जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब उसके लिए आपको बाकियों की वेवलेंथ जानी जरूरी होगी, के कितनी होती है, के होती है, एक्स की कितनी होती है, एल की यहाँ पे 23.5 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होती है वेवलेंथ जो इसकी होती है। तो पेनिट्रेशन इज़ द प्राइमरी फैक्टर इन द वेवलेंथ सिलेक्शन। जितना वेवलेंथ ज़्यादा होगी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। बाकी यहाँ कुछ बैंड्स दिए गए हैं, उसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कि वो कहाँ कहाँ एप्लीकेशन उनका यूज़ होता है। ये सातवां क्वेश्चन है आपका बेथीमेट्री ओशियन साइंस से है। द ग्लोबल पैटर्न ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स ड्राइव द सेल लाइक सर्कुलेशन पैटर्न ऑफ द ओशियन करंट कॉल्ड ट्रेड विंड, गियर्स, जेट स्ट्रीम, सैलो ड्रिफ्ट। ट्रेड विंड और जेट स्ट्रीम दोनों को हटा दो, नहीं हो सकते। गियर्स एंड सैलो ड्रिफ्ट्स में ही कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जो सेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है अर्थ की रोटेशन की वजह से उसको गियर्स बोले जाते हैं। ये 5 तरीके का पाए जाते हैं जो पूरे वर्ल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और क्या कहते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे जो डंप किया जाता है ओशियन में, बहुत सारे वेस्ट प्लास्टिक्स वो इन्हीं गियर्स के कारण एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं जो बहुत सारे मलबे के रूप में दिखाई देती हैं ओशियन में, तो उसका रिस्पॉन्सिबल गियर ही होता है। मैसिव सर्कुलर करंट्स होती हैं जिसमें बहुत सारी करंट्स आपस में पार्टिसिपेट करती हैं और बनाती हैं एक सेल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक हो गया आपका, साउथ अटलांटिक गियर्स हो गया, इंडियन ओशियन का हो गया, साउथ पैसिफिक का हो गया। टर्म ऑफ रेफरेंस इज फिक्स्ड एट विच स्टेज ऑफ EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में टर्म्स ऑफ रेफरेंस किस स्टेज पे फिक्स किया जाता है, किस स्टेज बताया जाता है कि हाँ यही टर्म्स ऑफ रेफरेंस है आपके लिए। तो वो स्टेजेस होती हैं स्कोपिंग स्टेज। इसके लिए आपको बाकी स्टेजेस EIA में कितनी स्टेज होती हैं, कैसी होती, क्यों होती हैं, क्या क्या होती हैं उसको समझना होगा। स्क्रीनिंग स्टेज तो बेसिकली प्रोजेक्ट का EIA होगा या नहीं, उसी बेसिकली के लिए स्क्रीन जैसा नाम में ही उसके दिया गया है, यही होता है। नौ क्वेश्चन है विंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इंटेल्स द फॉलोइंग प्रोसेस। साल्टेशन, रिपीटेशन, सस्पेंशन, क्रीप क्या होता है, मतलब विंड इरोजन में जो विंड से इरोजन होता है उसमें ये दुनिया भर के जो टर्म दिए गए हैं साल्टेशन, रिपीटेशन, सस्पेंशन एंड क्रीप, ये क्या रोल होता है इनका, कौन कौन सी मतलब कौन सी चीज़ें होती हैं जो इन चारों के द्वारा विंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ले जाती हैं, इन चारों में से कौन सी चीज़ होंगी। तो ये चारों जो होती हैं विंड ट्रांसपोर्ट यानी एयर्स के द्वारा जो इरोजन होता है सॉइल का, ये चारों के द्वारा होता है। वो साल्टेशन में बेसिकली क्या होता है, साइड साल्टेशन जो होता है 0.1 से लेकर 0.5 मिलीमीटर जो पार्टिकल्स होते हैं जो क्रीप से छोटे होते हैं और सस्पेंशन से बड़े होते हैं, वही उसमें जाते हैं जो थोड़ी दूर हवा के द्वारा उड़ते हैं फिर गिर जाते हैं। अब इसमें एक प्रोसेस होता है एट्रीसन। एट्रीसन की वजह से जो पार्टिकल्स मतलब होता है, एट्रीसन मतलब होता है जो पार्टिकल्स एयर ने ऊपर लेके गया उसको वही आपस में टकरा करके उसको फाइन पार्टिकल में चेंज करेंगे। यानी कभी कभी यही साल्टेशन में एट्रीसन की प्रोसेस होने से वो सस्पेंसन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सस्पेंसन यानी फाइन पार्टिकल्स में जब वो आपस में टकराएंगे फाइन हो जाएंगे तो और भी हल्के हो जाएंगे, तो वो सस्पेंसन की रेंज में आ जाएंगे और वो काफ़ी दूर तक ट्रेवल करेंगे। क्रीप में काफ़ी लार्ज पार्टिकल होता है जो अर्थ सरफेस से होते हुए मूव करता है। ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर या 500 माइक्रोमीटर।
तो सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है कि एक स्ट्रीम फ्लोइंग एट अ 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड हैज़ अ ट्रिब्यूटरी फीडिंग इनटू इट with a flow of 5 meter cube per second. The stream concentration of chloride upstream of the junction is 20 milligram per liter and the tributary chloride concentration is 40 milligram per liter. Treating chloride as a conservative substance and assuming completing mixing of the two stream, find the downstream chloride concentration. इसमें बोला जा रहा है कि दो रिवर्स मतलब दो तरीके का आप मान लो ट्रिब्यूटरीज हैं। एक इसका आंसर 26.7 है, लेकिन उसको समझते हैं पहले कि एक जो है ये क्या कहते हैं कि रिवर है, मान लो कि ट्रिब्यूटरीज जो कि 20 मिलीग्राम पर लीटर और उसकी वेलोसिटी क्यू एस कितनी है 10, दूसरी कितनी है 40 और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें जो मास बैलेंस स्टेडी स्टेट कंजर्वेशन सिस्टम होता है मास में का, उसमें उसका फार्मूला ये होता है, अगर आप मिक्सचर को निकालना है यानी सी एम यानी कंसनट्रेशन ऑफ मिक्सचर, क्यू एम यानी उसकी वेलोसिटी के मिक्सचर को, तो आपको बेसिकली क्या करना होगा कि दोनों के क्या कहते हैं कि वेलोसिटी को आप ऐड कर देंगे और उसी ऐड को डिवाइड करेंगे आप सी एस क्यू एस प्लस सी डब्ल्यू से क्यू डब्ल्यू से। तो आप नीचे फार्मूला देखिए, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है इसमें कि आप 20 को यानी उसके कंसंट्रेशन रिवर का जो है 20 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो सेकंड है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उनको दोनों को आप ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, जो उन दोनों की वेलोसिटी होगी, तो आपका आएगा 26.7। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं, सिंपल होते हैं, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप यही समझ लीजिए, ये मास बैलेंस एनर्जी गिलबर्ट मास्टर की बुक्स होती है, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ये क्वेश्चन तो वहाँ से सीधा से उठा के दे दिया गया था। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय।